अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2.12, 2.13 एंड 2.14। तो स्टूडेंट्स, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.12 which states that the torque or turning effect of force about a given point is given by r cross f, where r is the vector from the given point to the point of application of force f. Consider a force f which is equal to minus 3i cap plus j cap plus 5k cap newtons acting on the point 7i cap plus 3j cap plus k cap meters. What is the torque in Newton meters about the origin? तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और टॉर्क का फॉर्मूला भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में फोर्स F गिवन है विच इज इक्वल टू minus 3i cap plus j cap plus 5k cap in newtons। और स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर r भी गिवन है which is equal to 7i cap plus 3j cap plus k cap in meters। Now students, डाटा लिखने के बाद what is required in this numerical, इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क की वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स, टू फाइंड में हम लिखेंगे टॉर्क इज मिसिंग। तो टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज किया जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स F। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फॉर्मूला में देख सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जस्ट पोजीशन वेक्टर r और फोर्स F की वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में r और F की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस F। नाउ स्टूडेंट्स, r की वैल्यू क्या है? r इज द पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल टू 7i cap प्लस 3j cap प्लस k cap। एंड स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे क्रॉस, देन स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू लिखी जाएगी विच इज इक्वल टू minus 3i cap प्लस j cap प्लस 5k cap। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग अ डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे i cap j cap k cap
देन हम फर्स्ट वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज लिखेंगे 7 3 1। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या है -3 1 5। स्टूडेंट्स अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे थ्रू R1, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स रो 1 है दिस वन। तो स्टूडेंट्स रो 1 से जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम आई कैप यूनिट वेक्टर। देन स्टूडेंट्स हम 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। देन स्टूडेंट्स फॉर्मूला के मुताबिक सेकंड वैल्यू नेगेटिव आएगी विच इज -j कैप। देन अगेन स्टूडेंट्स हम 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू पॉजिटिव आएगी विच इज +k कैप। और अगेन स्टूडेंट्स हम एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 2/2 डिटर्मिनेंट के बाहर कौन सी वैल्यू लिखी गई है आई कैप। तो स्टूडेंट्स अब हम आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको इग्नोर करेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी स्टूडेंट्स 3 1 1 5। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड वैल्यू है जे कैप। तो जे कैप जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है हम वो वैल्यूज नहीं लिखेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स 7 -3 1 5। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम यही प्रोसेस के कैप के लिए रिपीट करेंगे। तो वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स 7 -3 3 1। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। आई कैप 3 × 5 और 5 × 3 इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन फॉर्मूले का आएगा। नाउ 1 × 1 वी विल गेट 1 -j कैप 5 7 35 नेगेटिव साइन ऑफ फॉर्मूला -3 × 1 वी विल गेट -3 +k कैप 1 × 7 7 माइनस फॉर्मूले का -3 × +3 वी विल गेट -9। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन वैल्यूज को फर्दर सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आई कैप विल रिमेन एज इट इज। 15 - 1 वी विल गेट 14 -j कैप 35 एज इट इज माइनस +3 आएगा स्टूडेंट्स +k कैप 7 एज इट इज। अगेन स्टूडेंट्स +9 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स 14 आई कैप -j कैप 35 + 3 38 +k कैप 7 + 9 वी विल गेट 16। तो स्टूडेंट्स अब हम टॉर्क का फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहे हैं विच इज इक्वल टू 14 आई कैप -38 जे कैप +16 के कैप। इट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टॉर्क। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनल आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क अबाउट ओरिजिन। स्टूडेंट्स यहां पर एक बात याद रखिएगा, जब भी हम टॉर्क की वैल्यू अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स जो पोजीशन वेक्टर आर गिवन होगा हम उसी को मोमेंट आर्म कंसीडर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर किसी न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल में हम टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट तो देन स्टूडेंट जैसा कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था मोमेंट आर्म की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं
by subtracting the line of action of force and axis of rotation. तो स्टूडेंट्स, अगर ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट को अगर हम अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाएं तो स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म की वैल्यू, जिसको हम पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, हम पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ? पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। लेकिन स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने टॉर्क की वैल्यू को अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट किया है, दैट्स वाई जो पोजीशन वेक्टर R गिवन था वही हमारा मोमेंट आर्म था। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.12 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.13 which states that the line of action of force which is represented by F and it is equal to I cap minus 2j cap passes through the point whose position vector is minus j cap plus k cap. Find in part A the moment of F about the origin, means पार्ट ए में हमने टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अबाउट द ओरिजिन, एंड इन पार्ट बी फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज आई कैप प्लस के कैप। मीन्स दैट स्टूडेंट्स इन पार्ट बी हमने मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है अबाउट द पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस के कैप। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स गिवन है विच इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप। देन स्टूडेंट्स अगर फोर्स के तीनों कंपोनेंट्स को कंप्लीट किया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप। नाउ स्टूडेंट्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गिवन है, मीन्स दैट हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन, जिसको हम पोजीशन वेक्टर R1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स R1 की वैल्यूज हैं माइनस j कैप प्लस k कैप। और स्टूडेंट्स अगर अगेन हम पोजीशन वेक्टर R1 के तीनों कंपोनेंट्स को कंप्लीट करें तो हम लिखेंगे 0 आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि हमने इस न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए में हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ एफ अबाउट origin and students in second part हमने अगेन मूवमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बट अबाउट द पोजीशन वेक्टर
I cap plus K cap. नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F। तो स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट्स में हम टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इस न्यूमेरिकल के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है अबाउट ओरिजिन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम न्यूमेरिकल नंबर 2.12 में यह बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमने टॉर्क की वैल्यू अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करनी है, तो स्टूडेंट्स जो हमें पोजीशन वेक्टर फॉर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गिवन होगा, हम उसी को मोमेंट आर्म कंसीडर करेंगे, बिकॉज मोमेंट आर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के पोजीशन वेक्टर को एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि पिवट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओरिजिन के केस में हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो स्टूडेंट्स, इस केस में टॉर्क की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में जब R और F की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो स्टूडेंट्स इस केस में पोजीशन वेक्टर R को हम R1 के इक्वल पुट करेंगे और फोर्स F की जगह F ही आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर R1 की वैल्यूज हैं 0i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, क्रॉस फोर्स की वैल्यू है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, i कैप j कैप k कैप। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या हैं, 0, -1 एंड +1। सेकेंड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज हैं 1, -2 एंड 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे थ्रू R1 विच इज द रो 1। तो स्टूडेंट्स, जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, i कैप, देन 2/2 का डिटर्मिनेंट, देन फॉर्मूला के मुताबिक सेकेंड वैल्यू नेगेटिव आएगी विच इज j कैप, अगेन 2/2 का डिटर्मिनेंट, देन प्लस लास्ट वैल्यू ऑफ रो 1 एंड देन 2/2 का डिटर्मिनेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। i कैप का मतलब है i कैप जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है वो वैल्यूज नहीं लिखी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वैल्यूज हैं -1, -2, 1, 0। माइनस j कैप के लिए हम कौन सी वैल्यूज लिखेंगे स्टूडेंट्स, 0, 1, 1, 0 एंड k कैप के लिए हम कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, 0, 1, -1, -2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। i कैप 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 0 ही आएगा। देन स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन फॉर्मूले का, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, माइनस j कैप विल रिमेन्स एज इट इज, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन ऑफ द फॉर्मूला, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वी विल गेट 1, प्लस k कैप -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन फॉर्मूले का, +1 मल्टीप्लाई बाय -1 वी विल गेट -1 और -1। नाउ स्टूडेंट्स, i कैप 0 माइनस +2 माइनस j कैप 0 -1 -1 प्लस k कैप 0 माइनस प्लस
1 will remains as it is. Now students, 2 plus 0 is equal to 2. तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 2 i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप, 0 प्लस 1 1 और लास्ट वैल्यू हम क्या लिखेंगे प्लस k कैप. तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 के लिए जब हमने टॉर्क की वैल्यू अबाउट द ओरिजिन कैलकुलेट की है, हमारा फाइनल आंसर क्या आया है? टॉर्क इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप k कैप. तो स्टूडेंट्स ये है न्यूमेरिकल नंबर 2.13 के फर्स्ट पार्ट का आंसर. And this is the torque about origin. Now students, अब हम इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें अगेन हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बट अबाउट द पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस k कैप. नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे इन पार्ट बी वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ f अबाउट द पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस k कैप. तो स्टूडेंट्स इस केस में हमें जो पोजीशन वेक्टर गिवन है इसको हम कहेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 से, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स किसके इक्वल है i कैप प्लस k कैप, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप. नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स F. स्टूडेंट्स यहां पर r किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां पर r इक्वल है मूवमेंट आर्म के. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में तो हमने टॉर्क की वैल्यू ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट की है, तो स्टूडेंट्स हमने मूवमेंट आर्म की वैल्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के पोजीशन वेक्टर ही के इक्वल पुट की, क्योंकि स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म का फॉर्मूला होता है अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ मोमेंट आर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम दो पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देन माइनस, फिर हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसके साथ? पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ. लेकिन स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में तो हमने टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट की है ओरिजिन के अबाउट, तो दैट्स वाई जब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि ओरिजिन था, तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही के इक्वल आना था. इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किए बगैर ही पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही को मोमेंट आर्म के इक्वल कंसीडर किया, बिकॉज पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की वैल्यू थी 0. लेकिन स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ मोमेंट आर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करेंगे. तो स्टूडेंट्स
पोजीशन वेक्टर ऑफ मोमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर से, और स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है R1 से। एंड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डेटा में हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट किया था R1 से, और स्टूडेंट्स पार्ट बी में हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट किया है R2 से। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। यहां पर आएगा R2 विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो नाउ स्टूडेंट्स R1 की वैल्यू क्या थी? तो स्टूडेंट्स R1 की वैल्यू थी 0 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नेगेटिव साइन ऑफ दिस फॉर्मूला R2 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी? R2 की वैल्यू आएगी i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप। तो स्टूडेंट्स जब हम वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वैल्यूज आएंगी माइनस आई कैप माइनस 0 j कैप माइनस k कैप। तो स्टूडेंट्स 0 i कैप माइनस आई कैप हमारा रिजल्ट आएगा माइनस आई कैप माइनस j कैप माइनस 0 j कैप हम लिखेंगे माइनस j कैप। एंड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्लस k कैप माइनस k कैप दोनों कैंसिल होंगे और हम लिखेंगे प्लस 0 k कैप। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर r जो कि मोमेंट आर्म की वैल्यू है, मोमेंट आर्म का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल आ चुका है? माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस 0 k कैप। और स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू क्या थी? फोर्स F थी I कैप माइनस 2 j कैप प्लस 0 k कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अगेन टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे R क्रॉस F। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूला में R और F की वैल्यूज को पुट करेंगे। R इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस 0 k कैप क्रॉस द वैल्यूज ऑफ फोर्स आर आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 0 k कैप। तो स्टूडेंट्स अब हम इन वैल्यूज को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या है? -1 -1 0। सेकेंड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या है? 1 -2 0। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे थ्रू R1। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे आई कैप 2/2 का डिटर्मिनेंट माइनस जे कैप 2/2 का डिटर्मिनेंट प्लस के कैप। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव आती है, सेकंड वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आता है और थर्ड वैल्यू अगेन पॉजिटिव आएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आएगा और थर्ड वैल्यू अगेन पॉजिटिव आएगी। नाउ स्टूडेंट्स आई कैप के डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यूज आएंगी? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आई कैप यूनिट वेक्टर जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है हम उन वैल्यूज को इग्नोर करेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यूज लिखते हैं -1 -2 0 0। सिमिलरली माइनस जे कैप के लिए वैल्यूज कौन सी आएंगी? -1 1 0 0। और के कैप के लिए वैल्यूज आएंगी -1 1 -1 -2।
नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0 माइनस फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन 0 माइनस j कैप 0 multiplied by -1 we will get 0 negative sign of the formula 1 multiplied by 0 0 plus k cap -2 multiplied by -1 we will get +2 negative sign of the formula 1 multiplied by -1 we will get -1। now students आप देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर आई कैप के साथ वैल्यूज आई हैं 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, तो हम लिखेंगे 0 आई कैप। सिमिलरली जे कैप के साथ क्या आएगा -0 जे कैप प्लस स्टूडेंट्स के कैप के साथ क्या वैल्यूज आएंगी 2 माइनस माइनस +1। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड केस के लिए टॉर्क की फाइनल वैल्यू को लिखने जा रहे हैं विच इज इक्वल टू 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 के कैप। तो स्टूडेंट्स ये है सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर, जिसमें हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट किया है अबाउट द पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस के कैप। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.13 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.14 which states that the magnitude of dot and cross products of two vectors are 6 times square root 3 या फिर 6 into square root 3 and 6 respectively. Find the angle between the vectors. Students इस न्यूमेरिकल में हमें टू वेक्टर्स की डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज गिवन है, जिनकी मदद से हमने दोनों वेक्टर्स के दरमियान मौजूद एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम मॉड की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू है 6 into square root 3। नाउ स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो गिवन। जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोड ऑफ ए क्रॉस बी। स्टूडेंट्स हम यहां पर मोड यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 6 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद अगर हम टू फाइंड की बात करें तो इस न्यूमेरिकल में हमने दोनों वेक्टर्स ए और बी के दरमियान मौजूद एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा से। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच इज इक्वल टू थीटा एंड इट इज मिसिंग। इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स के फॉर्मूलाज को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? ए बी कोस थीटा। एंड स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? ए बी साइन थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब हम डेटा को यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि डेटा में गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। और स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? ए बी कोस थीटा के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? 6 इंटू अंडर रूट और स्क्वायर रूट 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स जैसा कि डेटा में मेंशन्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6। और स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा के इक्वल। तो हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे by dividing equation 1 and 2। लेकिन स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को डिनोमिनेटर में। ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कोस थीटा। दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स एक दूसरे के साथ डिवाइड होंगी और राइट हैंड साइड्स आपस में डिवाइड होंगी। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू अंडर रूट 3। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ए बी से कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल होगा, 6 1 6। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। नाउ स्टूडेंट्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियो किसके इक्वल होती है? टेंजेंट थीटा के। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जब टेंजेंट को हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 3। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 1 ओवर अंडर रूट 3 का टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 30 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स ये है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.14 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।